जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द स्टडी ओशियन पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग मौलिक अधिकार की ही क्लास को आगे बढ़ाते हुए स्वतंत्रता के अधिकार को पढ़ेंगे, समझेंगे और इसके कुछ क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूं इसके पहले के जितने भी हमारे क्लास होंगे मौलिक अधिकार के, उसको आपने देखा होगा, समझा होगा और उसको याद भी किया होगा, क्योंकि दोस्तों बिना याद किए फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा ना। तो साथ साथ आपको याद करते हुए चलना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। आपको याद जरूर करना है, क्योंकि अगर आप याद नहीं करेंगे तो मैं आगे बढ़ता हुआ चलूंगा और आप पीछे छूटते हुए चलेंगे। तो जितना अभी तक आपने पढ़ा है वो सारा का सारा आपको याद होना चाहिए। आज की क्लास में हम लोग मौलिक अधिकार का जो स्वतंत्रता का अधिकार है उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, हमने ये जाना था अभी तक जो हमारी बातचीत हुई है कि जितने भी मौलिक अधिकार हैं, मूल संविधान में कुल 7 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए थे। जो संपत्ति का अधिकार था उसे हटा करके वर्तमान में कुल 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। हमने पिछली क्लास में जाना था और अब आप जान भी गए होंगे। इनमें दोस्तों जो पहला है ये समानता का अधिकार है। क्या है? समानता का अधिकार। समानता का अधिकार है। समानता का अधिकार है, ठीक है। हमने ये जाना था। इसमें जो हमने आर्टिकल पढ़े हैं ये 14 से लेकर के 18 तक पढ़े हैं, ठीक है। अच्छा दोस्तों, एक बात और भी है कि कुछ स्टूडेंट के मेरे पास मैसेज आया था, उनमें उनकी कई सारी क्यूरी थी कि सर इस सिद्धांत का क्या है, या आच्छादन का सिद्धांत किसे कहते हैं, या ग्रहण का सिद्धांत किसे कहते हैं। दोस्तों, ये सब बहुत कठिन नहीं है। अगर आपने अच्छे से समझ लिया है चैप्टर को तो लास्ट में मैं जितने भी सिद्धांत होंगे आप बस अभी क्या करो, समझते हुए चलो अच्छे से अपने लेवल पे। बस सारी चीजों को जो मैं बता रहा हूं उसको समझते हुए चलो। लास्ट में क्या करेंगे, हम जितने भी हमारे मौलिक अधिकार में सिद्धांत है, क्योंकि आगे भी 1-2 सिद्धांत और हैं, तो जब तक हम दोस्तों सभी अधिकारों को समझ नहीं जाते तब तक हम सिद्धांत पढ़ेंगे तो थोड़ा सा अधूरा सा लगेगा। एक बार आप मौलिक अधिकार के पूरे प्रावधानों को पढ़ डालेंगे, लास्ट जो मौलिक अधिकार का हमारा, इसके बाद 2 क्लास और एक क्लास बनेगा और उसके बाद एक में हम सारे सिद्धांतों की बात करेंगे, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहें कि कुछ भी आपका छूटने वाला है। मैंने कहा था ना कि मौलिक अधिकार के आपके 100% क्वेश्चन सॉल्व होंगे, तो वो होंगे, आप उसकी चिंता ना करें, ना तो परेशान हो। बस जो बताया जा रहा है उसको ध्यान से सुने और उसको नोट करें और डे बाय डे उसको याद करने की कोशिश करें। बस यही आपको करना है, ठीक है। और जब चैप्टर पूरा हो जाए तो इस चैप्टर से संबंधित जो भी क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चन को भी आपको सॉल्व करना है। यही एक किसी भी टीचर का, किसी भी संस्थान का जो स्टूडेंट के स्तर पे मूल्यांकन करने का तरीका होता है वो यही होता है कि आप किसी भी टीचर या संस्थान के बारे में अगर उसका मूल्यांकन करना चाहते हैं तो एक चैप्टर पढ़ने के बाद आप उस चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करें। अगर आपको सच में अंदर से आवाज आ रहा है कि नहीं यही इसका जवाब होना चाहिए और वही आपको जवाब मिलता है, किताब में वही उसका जवाब सही है, तो इसका मतलब आपकी पढ़ाई अच्छी हुई है, आपका समझ बढ़िया बिल्ड हुआ है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप ध्यान से पढ़ रहे होंगे और जब चैप्टर ये हमारा खत्म हो जाएगा मौलिक अधिकार, तो इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेना। अच्छा, एक बात आपको और बता दूं, मैंने आपको पहले भी बताया है, अभी फिर से बता रहा हूं कि जितने भी हमारे मौलिक अधिकार या जितने भी दूसरे चैप्टर होंगे, हर चैप्टर से संबंधित हम जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने भी क्वेश्चन या तो पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है ना, 100 से 150 क्वेश्चन हो सकता है एक चैप्टर में, इतना हो सकता है। तो ये सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों, चैप्टर वाइज में सभी क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी करवाऊंगा आपसे और जवाब आपको ही देना है। बहुत जल्दी ही हम लोग ऑनलाइन, मतलब बिल्कुल ऑनलाइन क्लास को लेते हुए एकदम जो लाइव क्लास होता है उसकी भी तैयारी में है। अभी क्या है कि थोड़ा सा हमारे पास संसाधन का अभाव है और बीच में दोस्तों एक मतलब ऐसा जो रूम को चेंज करने वाली बात थी, जो हमारा स्टूडियो था उसको हमने कहीं दूसरी जगह शिफ्ट भी किया था। तो इन सब चक्कर में थोड़ा सा ये सब चीज़ें ध्यान देना होता है ना, कि सारी चीज़ें बिल्कुल व्यवस्थित करने में थोड़ा समय लगता है। तो बहुत जल्दी ही हम लाइव वाली प्लान भी लेकर के आने वाले हैं और उसमें हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आप टेंशन ना लें। लेकिन अभी जो पढ़ाया जा रहा है उसको कम से कम ध्यान से पढ़ें। मैं तो यही मान के चलता हूँ कि आप लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं और मुझसे बिल्कुल सामने फेस, जैसे मैं ऑफलाइन स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, अब वैसे ही मेरे सामने बैठ करके पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हमने ये जाना था कि समानता का अधिकार जो होता है ये 14 से लेकर के 18 तक के आर्टिकल्स आते हैं। अब दोस्तों जो दूसरा हम जानते हैं, आज जो पढ़ेंगे वो है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का
अधिकार। और दोस्तों जो स्वतंत्रता का अधिकार है, जो स्वतंत्रता का अधिकार है ये 19 से स्टार्ट होता है, 19 से स्टार्ट होता है और ध्यान रखना है कि 22 तक जाता है ये। अब जो मैं बता रहा हूं वो आपको ध्यान से सुनना है, वो ध्यान से सुनना है क्योंकि यहां पे गलती हो जाती है। देखिए अगर समानता के अधिकार के आर्टिकल से पूछते हैं तो आप कहते हैं 14, 15, 16, 17, 18, तो यानी कि कुल 5 आर्टिकल आते हैं जो समानता के, जो समानता के अधिकार के आर्टिकल्स हैं, समानता के अधिकार के, वो 14, 15, 16, 17 और 18 हैं, 5 आर्टिकल। लेकिन जब हम स्वतंत्रता की बात करते हैं, और ये क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा, तो आप बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। जो स्वतंत्रता के आर्टिकल होते हैं ये 19 से 22 तक, तो आप कहते हैं 19 हो गया, 20 हो गया, 21 हो गया और 22 हो गया। जबकि दोस्तों इसमें एक आर्टिकल और है 21A। 21A एक स्वतंत्र आर्टिकल है, 21 के अंदर वो 21A नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब ये जो 21A है ये इसके भीतर नहीं आता, बल्कि ये स्वतंत्र आर्टिकल है और ये स्वतंत्र आर्टिकल है। 21 अलग है, 21A अलग है, ये दोनों बिल्कुल स्वतंत्र आर्टिकल हैं, ये इसके अंडर में नहीं है। और इसलिए इसमें भी कुल कितने आर्टिकल हैं संख्या पूछा जाएगा, और पूछा भी गया है तो इसमें भी आप बताएंगे 5 आर्टिकल। कभी भी आपसे पूछा जाएगा स्वतंत्रता के अधिकार में कुल कितने आर्टिकल हैं, आपको बताना है 5 आर्टिकल हैं, 19, 20, 21, 21A और 22। जब तक ये नहीं क्लियर होगा अब पूरा स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ लो, कोई फायदा नहीं है। तो ये बहुत बारीकी चीज है जहां पे हमसे गलती हो जाती है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं कि स्वतंत्रता का अधिकार क्या होता है। दोस्तों हमने एक चीज जान लिया कि इसमें जो आर्टिकल हैं यह 19, 20, 21, 21A और 22, ये 5 आर्टिकल आते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि हमने जो समानता का अधिकार पढ़ा था उसमें जितने भी प्रावधान थे, जितने भी आर्टिकल थे, वो सारे के सारे समानता स्थापित करते थे। हमारे देश में क्या स्थापित करते थे? समानता स्थापित करते थे। तो जाहिर सी बात है इसमें जितने भी आर्टिकल होंगे 19, 20, 21, 21A और 22, वो सारी की सारी चीजें क्या करेंगे? स्वतंत्रता देंगे। क्या करेंगे दोस्तों? स्वतंत्रता देंगे। तो ये सारे के सारे जितने भी प्रावधान होंगे, जितने भी आर्टिकल होंगे, वो सब स्वतंत्रता स्थापित करेंगे। क्लियर है? स्वतंत्रता वाले आर्टिकल होंगे। मतलब जितने भी, ये मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, जैसे आपसे पूछ दिया 20, आपसे पूछ दिया 21, आपसे पूछ दिया 21A और आपसे पूछ दिया 22, चलो 23 कर लेते हैं, 23 है ना। ऐसे क्वेश्चन दे दिया और ये आर्टिकल हैं और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक आर्टिकल स्वतंत्रता स्थापित नहीं करता। ऐसा क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा एक आर्टिकल स्वतंत्रता स्थापित नहीं करता। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि ये जितने भी आर्टिकल हैं वो सब स्वतंत्रता स्थापित करते हैं, स्वतंत्रता की बात करते हैं। तो 20, 21, 21A और 22 ये तो स्वतंत्रता स्थापित करते हैं, लेकिन यहाँ पे 23 है, तो 23 स्वतंत्रता स्थापित नहीं करता। ये स्वतंत्रता के बाद का आर्टिकल है। यहां तक समझ में आ गया आपको? ठीक है। अब सैद्धांतिक रूप से वो क्या करता है क्या नहीं करता वो अलग बात है, लेकिन आर्टिकल में दोस्तों कुछ भी प्रावधान हो लेकिन वह स्वतंत्रता के अधीन नहीं माना जाता। क्लियर है? तो आप बताएंगे चाहे इधर 19 से पहले का कोई आर्टिकल हो चाहे 22 के बाद का कोई आर्टिकल हो, आप उसको स्वतंत्रता के अधिकार से बाहर मानेंगे, उसके भीतर कोई सा भी प्रावधान हो। क्लियर है? ठीक है। तो अब दोस्तों हम लोग सबसे पहले तो 19 समझते हैं, है ना। ये हम समझ गए कि इसमें जितने भी प्रावधान हम पढ़ेंगे वो सारे के सारे क्या करेंगे? स्वतंत्रता स्थापित करेंगे। क्या करेंगे? स्वतंत्रता स्थापित करेंगे। तो दोस्तों ध्यान से समझना, आपको जो 19 है, आर्टिकल नंबर 19, आर्टिकल नंबर 19 की जो हेडिंग है ये कहता है वाक एवं अभिव्यक्ति। वाक मतलब क्या होता है? बोलना। वाक एवं अभिव्यक्ति। सर ये अभिव्यक्ति क्या होता है? अभिव्यक्ति मतलब होता है प्रदर्शित करना। वाक एवं अभिव्यक्ति, वाक एवं अभिव्यक्ति तथा अन्य प्रावधान, अन्य स्वतंत्रताएं हैं, अन्य स्वतंत्रताएं हैं। यहां पे स्वतंत्रताएं कर लो, यहां पे स्वतंत्रताएं कर लो, ठीक है। स्वतंत्रताएं, ठीक है। तो ये 19 का हेडिंग है। जो 19 है, 19 में कहा गया है, ध्यान से सुनना, आपको पहले जो मैं बता रहा हूं वो ध्यान से सुनना है। भले आपको पहले से पता है लेकिन जो मैं बता रहा हूं वो आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि मैंने अक्सर ये पाया है कि जो पढ़े हैं पहले से उनको भी ये सब नहीं पता होता जो मैं बता रहा हूं। तो ध्यान से सुनना है। ये 19 की हेडिंग है, ये 19 की हेडिंग है, वाक एवं अभिव्यक्ति तथा अन्य स्वतंत्रताएं। अब अन्य स्वतंत्रताओं का मतलब यह है कि इसमें केवल बोलने और प्रदर्शित करने, ये क्या है वो मैं बताऊंगा अभी।
इसमें केवल यही वाक्य एवं अभिव्यक्ति नहीं है, इससे संबंधित कई इसकी तरह कई और सारी स्वतंत्रताएं भी हैं। यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है। अब दोस्तों यहां पे ध्यान से सुनना है आपको, इसमें एक है आर्टिकल नंबर 19(1), ध्यान से सुनना है। एक है आर्टिकल नंबर 19(2). सर ये सब क्या है? ये सब 19 के भीतर ही हैं। ये सब क्या है? 19 के भीतर ही हैं। तो 19(1) इसको कहते हैं क्लॉज, जो किसी आर्टिकल के अंडर में होता है, भीतर होता है, उसको कहते हैं क्लॉज। क्या कहते हैं? क्लॉज। तो ये 19 का पहला क्लॉज है, ये 19 का दूसरा क्लॉज है, ये 19 का तीसरा क्लॉज है, तीसरा, ये 19 का चौथा क्लॉज है, चौथा, फिर ये 19 का पांचवा क्लॉज है, पांचवा, फिर ये 19 का छठा क्लॉज है। तो इसमें दोस्तों कुल 6 क्लॉज हैं। इसमें कुल कितने क्लॉज हैं? 6 क्लॉज हैं, यानी कि इसमें 6 खंड हैं कुल। सर क्या सब पढ़ना है? बिल्कुल नहीं, मैं जो बताऊंगा वो आपको समझना है। बस पहले ये बताओ समझ में आया कि नहीं। 19 की जो हेडिंग है वाक्य एवं अभिव्यक्ति तथा अन्य स्वतंत्रताएं, तो इसमें बहुत तरह की स्वतंत्रताएं दी हुई हैं। अब इसमें कुल 6 क्लॉज हैं, 19 के कुल 6 खंड हैं, 19(1), 19(2), 19(3), 19(4), 19(5), 19(6). अब यहां पर जो आपको ध्यान से देखना है वो ये कि जितनी भी वाक अभिव्यक्ति एवं अन्य जितनी भी स्वतंत्रताएं हैं वो सब 19 के 1 में ही दिया हुआ है, 19 के 1 में ही दिया हुआ है, 19 के 1 में ही दिया हुआ है। जैसे कि जो बोलने की आजादी है वह 19(1) के ए में है, ब्रैकेट में ए होगा। तो दोस्तों मैं बताना ये चाह रहा हूं कि अभी हम जितने भी आर्टिकल पढ़ेंगे वो सब 1 के ही 19(1) के अंडर में पढ़ेंगे, यानी कि 19 के 1 के अंडर में पढ़ेंगे। यानी कि ये जो 2, 3, 4, 5, 6 हैं ये सब अलग हैं, और 19 का 1 जो है इसके ही भीतर सारे आर्टिकल हैं। जैसे 19 का 1, इसमें कहा गया है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की आजादी होगी। 19 का दोस्तों 19 का एक ही है, एक ही है, लेकिन ये हो जाएगा बी। फिर 19 का एक ही है लेकिन ये हो जाएगा सी। यानी कि इसमें भी बहुत तरह के, इसमें कुल 7 क्लॉज हैं, इसमें कुल 7 क्लॉज है, मतलब 1 क्लॉज के भीतर एक क्लॉज है और 1 के भीतर कुल 7 क्लॉज है। इसका मतलब ये हुआ, अब जो मैं बता रहा हूं वो ध्यान से सुनना है। इसको कहते हैं क्लॉज, लेकिन किसी क्लॉज के भीतर कोई खंड होता है तो उसको कहते हैं सब क्लॉज। गलती कहां पे होती है? गलती यहां पे होती है दोस्तों कि जब हम ये याद करते हैं कि 19 के पहले में ये लिखा हुआ है, 19 के दूसरे में ये लिखा हुआ है, 19 के तीसरे में ये स्वतंत्रता है, 19 के चौथे में ये स्वतंत्रता है, ये गलत है। जितने भी 19 की बात है, जो भी है 19 में जो स्वतंत्रताएं हमें दी हुई हैं वो सारी की सारी ए में ही, मतलब 1 में ही है। तो ए बी सी डी ई एफ जी, जी तक है, ए बी सी डी ई एफ जी, जी तक है। बात समझ में आया आपको? तो मैं बताना ये चाह रहा हूं कि 19 का पहले क्लॉज के सब क्लॉज के रूप में एक ए है, 19 के पहले क्लॉज के सब क्लॉज बी है, 19 के पहले क्लॉज के सब क्लॉज सी है, और इस तरीके से डी ई एफ जी, ये सारी की सारी बातें। तो ये जितने भी हमें स्वतंत्रताएं मिली हैं जो भी हम पढ़ेंगे वो सब 19 के पहले क्लॉज की हैं सारी बातें। तो सर इसका मतलब यह है कि 19(2) में, 19(3) में, 19(4) में, 19(5) में भी तो बहुत सारी बातें होंगी। जी नहीं, जी नहीं। उनमें क्या है दोस्तों, उसमें हमें कि कोई भी स्वतंत्रता नहीं मिला है, बल्कि उसमें कुछ टर्म्स कंडीशन हैं। जैसे 19 का जो दूसरा है, 19 के पहले में तो सारे अधिक वो हैं, है ना। मैं यहां पे बताता हूं आपको, एक बार ध्यान से आप समझिए जो बताना चाह रहा हूं दोस्तों। 19 के पहले क्लॉज में ही ए है, बी है, सी है, डी, ई, एफ और जी। जी चलो बड़ा ही लिख देता हूं, बड़ा छोटा इसमें मिक्स हो गया, चलो कोई नहीं, है ना। तो 19 के पहले में ही है सारे के सारे जो भी हैं, ये भी 19 का पहला ही होगा, ये सारे के सारे 19 के पहले में ही हैं। अब इसमें जो पहला होगा दोस्तों 19 के पहले के ए में, इसमें लिखा हुआ है कि बोलने की आजादी। अब बोलने की आजादी आपको पता है कि अनन्य नहीं है, आपको ऐसा नहीं है कि एकदम एब्सोल्यूट पावर है बोलने की, आप कुछ भी नहीं बोलोगे। अगर आपके बोलने से देश की जो एकता और अखंडता है अगर वो डिस्टर्ब होता है तो आपको बोलने नहीं दिया जाएगा। अगर आपके बोलने से किसी का अवमानना होता है, किसी का मानहानि होता है, तो दोस्तों यानी कि अगर उसके इज्जत पर वाट लगता है, आप फालतू में बोल रहे हैं मतलब बिना किसी वजह के, और आपने पर्सनल उसको बोल रहे हैं, तब भी दोस्तों आपको बोलने से रोका जाएगा।
और आपको उसकी भरपाई भी करना पड़ सकता है, आपको दंड के रूप में भरपाई करना पड़ सकता है। आप न्यायालय के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलोगे, है ना, जितना बोलना है उतना बोलोगे, लेकिन ऐसा नहीं कि कुछ भी बोलोगे, ऐसा नहीं होगा, है ना। तो ये ध्यान रखना है कि जो पहले का क्लॉज 1 का ए है ना, ये पहले का जो दूसरा क्लॉज है उसमें इसका युक्त निर्बंधन है कि इसमें क्या क्या कंडीशन है कि आपको नहीं बोलने दिया जाएगा। और 19 का जो 3 है, 19 का जो 3 है ये बी के बारे में बताता है। 19 का जो 4 होगा वह दोस्तों इसके बारे में बताता है, सी के बारे में। तो मैं अभी आपको बताऊंगा सारे किसमें किसके बारे में कौन कौन से युक्त निर्बंधन है। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। इसका मतलब ये है कि कभी भी आप ये गलती नहीं करोगे कि 19 के पहले में ये है, दूसरे में ये। याद करने के लिए भले ठीक, लेकिन लिखने के लिए दोस्तों ये माफी नहीं है। बहुत सारी जगहों पर मैंने देखा है कि इन्हें ये भी नहीं पता होता बहुत सारे स्टूडेंट को। जो अच्छा मजेदार बात यह है कि कुछ किताबों में भी जो 1 लाइनर किताब होते हैं ना, उसमें क्या करते हैं, उसमें तो एक और बड़ी बात है, उसमें क्या करते हैं वो ऐसे ही लिख देते हैं 19 के ए में ये है, 19 के बी में ये है, 19 के सी में ये है, जबकि ऐसा नहीं है दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। 19 के पहले क्लॉज के ए में ऐसा है, 19 के पहले क्लॉज के बी में ऐसा है, 19 के जितने भी ये ABCD हैं सब 19 के पहले में ही हैं। इसके बाद डायरेक्ट 19 का 2, 19 का 3, 19 का 4, 19 का 5, ये सारे के सारे जो भी 19 के हैं वो सब इन्हीं ABCD के बारे में बताते हैं। उम्मीद करता हूं इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि क्या है मामला। तो दोस्तों अनुच्छेद 19 जो है ये वाक स्वतंत्र आदि विषय, वाक मतलब क्या होता है, बोलना। तो बोलने से संबंधित जो स्वतंत्रता है वो देता है, उसके विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण करता है, मतलब कि कुछ स्वतंत्रता देता है। बोलने और अभिव्यक्ति से संबंधित कुछ और भी उसी से मिलता जुलता कुछ स्वतंत्रता हमें प्रदान करता है। याद हो जाएगा आपको, ठीक है। अब दोस्तों ध्यान रखना है कि सभी नागरिकों को कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं देता है। ये जो आर्टिकल है ना 19, ये कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं देता है। और जितनी भी स्वतंत्रताएं हैं वो सब के सब 19 के पहले क्लॉज में ही हैं। जितनी भी हमें 6 स्वतंत्रताएं हैं वो पहले 7 थी, मूल संविधान में 7 हैं, अभी गिनोगे तो 7 मिलेगा, लेकिन बीच में एक गायब है, तो अभी वर्तमान में कुल 6 ही हैं इसमें, तो है ना। ABCDEFG, जी तक है, तो जी तक आप गिनोगे तो 7 मिलेगा, लेकिन बीच में F जो है वो डिलीट हो गया है। तो मैं बताना ये चाहता हूं, यहां पे आपको ध्यान रखना है कि जितने, बस ये आपको ध्यान रखना, अभी तक जितनी भी देर से मैं समझा रहा हूं, मेरे समझाने का केवल उद्देश्य ये है कि आप ये गलती ना करो कि ये 2 में है 19 के, ये 3 में है, ऐसा नहीं है। जितनी भी स्वतंत्रताएं हैं, 6-7 स्वतंत्रताएं, 6 भी कहो 7 भी कहो, है ना। अगर आप देखोगे तो कुल 7 दिखाई देंगी, लेकिन वास्तव में 6 हैं। तो जितनी भी स्वतंत्रताएं हैं वो सब की सब 19 के एक में ही है। इतना आपको ध्यान रखना है, ABCD करके हैं, सब 19 के एक में ही है। क्लियर है। तो सबसे पहला 19 का एक ए है, देखिए यहां पे लिखा हुआ है 19 के पहले का ए। टेक्निकली क्या होता है दोस्तों कि यहां पर छोटा वाला ए लिखा होता है, ये आपको ध्यान रखना है। जब ये स्वतंत्र आर्टिकल होते हैं ना, जैसे 21 था, जैसे आप पढ़ोगे आगे, आप 20 है, फिर 21 आर्टिकल है, फिर 21 के बाद जो है तो ये बड़े ए में लिखा जाता है और ये इससे स्वतंत्र माना जाता है। स्वतंत्र, जब स्वतंत्र होता है तो 2 चीजें होती हैं। जो स्वतंत्र होता है तो 2 चीजें होती हैं। पहला कि वो ब्रैकेट में नहीं होगा, पहला, जैसे कि एक आर्टिकल है 39, एक आर्टिकल है 39, फिर एक आर्टिकल है 39A। बात समझ में आ रहा है आपको, एक आर्टिकल है 39A। तो जब भी अलग, अच्छा ये जो बताता है जहां पे ABCD ऐसा दिखाई देगा, एक चीज और समझ आता है कि ये बाद में जोड़ा गया होगा। ये क्या किया होगा, बाद में जोड़ा गया होगा, ये संशोधन करके ऐड किया गया होगा, क्योंकि 39 पहले से ही है, 40 पहले से ही है, बीच में इसमें ऐड कर दिया तो 39A हो गया। ऐसे यहाँ पे 20 पहले से, 21 पहले से, 21 ए है और 22 है, तो ये देखने में लग रहा है कि ये बाद में जोड़ा गया होगा, सच में बाद में जोड़ा गया है। यहां पर ये भी सच में बाद में जोड़ा गया है। ये 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है, और ये भी दोस्तों 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया है। तो मैं कुल मिलाकर के आपको ये बताना चाहता हूं कि यहां पर जो भी बिल्कुल अलग होंगे स्वतंत्र आर्टिकल होंगे, 2 अंतर होगा। पहला अंतर ये होगा कि वो मतलब ब्रैकेट में नहीं होंगे। अगर ब्रैकेट में है तो ये माना जाएगा कि ये इसके अंडर में है। जैसे यहां पर देखिए ब्रैकेट में लिखेंगे आप, ब्रैकेट में इसलिए क्योंकि वो 19 के भीतर का ही आर्टिकल है, 19 के भीतर का खंड है, क्लॉज है। तो जब क्लॉज में लिखना है तो ब्रैकेट में लिखेंगे, पहला ये है। और दूसरा दोस्तों ये पहचान होता है कि ये बड़ा छोटा होता है। बड़ा छोटा वाला कंपलसरी नहीं है, ये केवल समझने के लिए होता है, लेकिन जो कंपलसरी है वो ब्रैकेट। अगर आप ब्रैकेट में लिख रहे हैं,
अगर आप ब्रैकेट में लिख रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि ये इसके अंडर में है। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाते हैं तो इसका मतलब यह है कि ये भैया स्वतंत्र है, तो ब्रैकेट में नहीं है इसका मतलब है कि ये स्वतंत्र है, ये भी स्वतंत्र है। लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है, तो ब्रैकेट लगा हुआ है इसका मतलब ये 19 के अंदर ही है। उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों 19 के पहले का ए है, बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। जो 19 के पहले का ए है ये तो सबको याद होगा। इसमें ध्यान से सुनना, आपको जो मैं बता रहा हूं एकदम आपको रट लेना है। क्या रट लेना है? इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपसे हमेशा पूछा जाता है प्रेस की स्वतंत्रता किस में आती है, प्रेस की स्वतंत्रता किस आर्टिकल के अधीन आती है। प्रेस की स्वतंत्रता ये इतना फेमस हो गया कि आप एवं करके लिख सकते हैं। यहां पे एवं मतलब ये लिखना है, एवं आप ये लिख लेंगे, प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता इसी में लिख लेंगे। हालांकि ये आर्टिकल में कहीं नहीं लिखा हुआ है, ये सुप्रीम कोर्ट ने स्थापित किया है, ये किसी आर्टिकल में नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने स्थापित किया है। लेकिन ये बहुत बार पूछा गया है। कई बार क्या होता है ना कि बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी नहीं लिखा होता, यही पूछ लेंगे कि प्रेस की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में है, तो आपको बताना है कि प्रेस की स्वतंत्रता जो है ये 19 वाले में, 19 के 1 में है। ये समझ में आ गया आपको? ठीक है, मैं ट्रिक भी बताऊंगा आपको कि कैसे आप 19 के जितने भी प्रावधान हैं उन सबको कैसे याद कर सकते हैं। मैं आपको ट्रिक के माध्यम से याद भी कराने की कोशिश करूंगा। क्लियर है? ठीक है, तो 19 के पहले का ए कहता है कि बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी। इसका मतलब यह है कि आप कुछ भी बोल सकते हो। क्या कर सकते हो? कुछ भी बोल सकते हो। लेकिन यहां पर तो यही इसका जैसे यहां पर पढ़ते हो तो आपको यही लगता है कि आपको बोलने की पूरी आजादी है। लेकिन 19 में ही दोस्तों जब आप दूसरा पढ़ते हो, 19 का जब 2 पढ़ते हो, मैं बी की बात नहीं कर रहा हूं, ये तो जितने भी वो है, जितने भी हमें स्वतंत्रताएं हैं वो 19(1) के अधीन एबीसीडी करके दिया हुआ है। लेकिन मैंने आपको बताया ना कि 19(2) है, 19(3) है, 19(4) है, इस तरीके से 19(6) तक है। तो जो 2 है ना, 2 ये इसी के बारे में टर्म्स कंडीशन बताता है कि आपको बोलने की जो आजादी है वो ऐसा नहीं कि अबाध रूप से मिला हुआ है कि आपके उसके ऊपर कोई निर्बंधन ही नहीं है, ऐसा नहीं है। बोलने की आजादी की एक सीमा है ना, वो सीमित है। और जब सीमित है तो इसमें कंडीशन बताया गया है कि किस किस कंडीशन के आधार पे आपको रोका जा सकता है बोलने से। तो यहां पर क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि बोलने एवं, ध्यान से सुनना, ये आपके लिए नया क्वेश्चन होगा, लेकिन एसआई या पीसीएस लेवल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ये। तो क्या पूछा जाएगा? बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार के तहत इसमें युक्त निर्बंधन किस आर्टिकल के तहत लगाया गया है। तो युक्त निर्बंधन आप लिखेंगे कि इसका जो युक्त निर्बंधन है ये 19 के 2 में लगाया गया है। ऐसे ही जो बी होगा वो 3 में लगाया जाएगा, जो सी होगा वो 4 में लगाया गया होगा। तो इस तरीके से दोस्तों, क्योंकि पहले में तो सारे प्रावधान ही है, तो 19 का जो ए है इसमें युक्त निर्बंधन 19 के 2 में है। और इसमें कहा गया है कि भैया आप कुछ भी नहीं बोलोगे, बल्कि आपको कुछ भी नहीं बोलोगे, बल्कि ऐसी चीज अगर आप बोलते हो जिससे जिससे क्या है, देश की एकता एवं अखंडता अगर बाधित होती है, एकता और अखंडता बाधित होती है तो आपको उस पर रोका जा सकता है। अगर कानून व्यवस्था फेल करता है, आपका बोलना कानून व्यवस्था को चुनौती देता है, तब भी आपको बोलना मना किया जा सकता है। अगर मानहानि वाला मामला होगा, मानहानि का मतलब होता है आप किसी के लिए गलत बोलें, उसका अपमान करें, तब भी दोस्तों आपको बोलने से रोका जाएगा। और ध्यान रखना कि अगर आपने बोल दिया है तो आपको दंड मिल सकता है। तो मानहानि आप किसी का नहीं कर सकते। आप न्यायालय के ऊपर या जजों के ऊपर आप टिप्पणी नहीं करोगे। तो सुप्रीम कोर्ट के या अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दे दिया, आप ये नहीं कहोगे, नहीं तो आपके ऊपर मानहानि हो जाएगा, अवमानना का केस हो जाएगा। तो ध्यान रखना है कि अगर कोर्ट ने कोई आदेश दिया है आप उसका अवमानना नहीं करोगे, न्यायालय की अवमानना नहीं करोगे। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कोई सब वो है ना, कोई सा भी न्यायालय है, आप उसकी अवमानना नहीं करोगे। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि ये सब जो चीजें हैं ये सारे के सारे इसी में जोड़ा गया है। अब एक चीज जो मैं बता रहा हूं वो और आप ध्यान रखेंगे कि जो हमारा पहला संविधान संशोधन हुआ था, फर्स्ट संविधान संशोधन हुआ था, तो मैंने आपको बताया था पहला संविधान संशोधन दोस्तों 3 जगहों पर हुआ था। पहला संविधान संशोधन 3 जगहों पर हुआ था। पहला तो एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 15, आर्टिकल नंबर दोस्तों 15, आर्टिकल नंबर 15, दूसरा है आर्टिकल नंबर 19 और तीसरा है आर्टिकल नंबर 31। 3 जगहों पर चेंज हुआ था।
तो 19 में कहां पर चेंज हुआ था? इसी जगह पे चेंज हुआ था और सरकार ने कहा था कि भाई लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित भी अगर आप कुछ भी करते हो तो उसके लिए भी आपको रोका जा सकता है, संसद कानून बना सकती है। वो आपको याद नहीं करना है, केवल आपको यह ध्यान रखना है कि पहला संविधान संशोधन के तहत युक्ति युक्त निर्बंधन को भी जोड़ा गया था। इसका मतलब यह कि इसमें और भी आधार संसद जोड़ सकता है, ऐसा कहा गया था। क्लियर है? संसद और भी आधार इसमें संसद के द्वारा जोड़ा जा सकता है और यह आपको ध्यान रखना है पहले संविधान संशोधन के तहत। तो बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है और इसका युक्ति युक्त निर्बंधन किसमें है? 19 के दूसरे में है। उम्मीद करता हूं आपको यह बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों जो दूसरा है 19 का पहले का बी, यानी कि जो दूसरी स्वतंत्रता है हमारे पास, लेकिन ध्यान रखना कि वो 19 के पहले में ही है। पहला ए था, अब ये बी है। दूसरा जो स्वतंत्रता है हमें वो बी नाम से है, लेकिन है 19 के पहले के 1 में ही। तो दोस्तों जो दूसरा है वो क्या है? शांतिपूर्वक बिना हथियारों के सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। यानी कि आप ध्यान रखना है कि हमारे देश के समस्त नागरिकों को बिना हथियार के शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की आजादी है। आप शांतिपूर्वक सम्मेलन करो, लेकिन ध्यान रखना है हथियार बंद नहीं होने चाहिए, मतलब हथियार साथ में नहीं होने चाहिए। क्लियर है? तो ये आप बिल्कुल रट लेंगे, समझ लेंगे। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। एक तो बोलने की आजादी, और मेरे ख्याल से अगर आप एसआई वगैरह का एग्जाम देते हैं तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है उससे, कि अगर कोई भी शांतिपूर्वक सम्मेलन करता है तो इसका स्वतंत्रता किस आर्टिकल में मिला हुआ है। तो दोस्तों इसकी जो स्वतंत्रता है 19 के पहले के बी में है। ये मैं याद करवाऊंगा आपको अभी ट्रिक से, लेकिन अभी जो मैं बता रहा हूं पहले प्रावधान आप समझिए कि क्या है। प्रावधान क्या है? शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के सम्मेलन करने की आजादी होगी। अच्छा, एक चीज और भी ध्यान रखना है। ध्यान क्या रखना है? क्या कोई विदेशी नागरिक है हमारे यहाँ आके, चलो मान लो कि किसी देश, जैसे मान लो श्रीलंका के हैं या नेपाल के हैं, क्या वो लोग आकर के हमारे देश में दिल्ली में बैठ जाएं और वो धरना प्रदर्शन करने लगे कि चलिए हमारे मोदी जी, चलिए आप सेना लेकर के हमारे नेपाल में कानून व्यवस्था को ठीक करिए? क्या उनको, यानी कि बाहरी लोगों को, हमारे देश में शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता है कि नहीं है? तो जवाब है इसका कि नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है दोस्तों? क्योंकि सर जी ने आपको बताया था कि 15, 16, 19, 29 और 30 ये जो 5 मौलिक अधिकार होंगे ना, वो केवल और केवल भारतीय नागरिकों को हैं। 15, 16, 19, 29, 30 ये जितने भी 5 हमारे पास आर्टिकल हैं, इनके तहत जो भी प्रावधान है वो सब के सब केवल और केवल भारतीय नागरिकों को है। ये आपको ध्यान रखना है। तो जब सब भारतीय नागरिकों को है तो जाहिर सी बात है कि जो 19 के अधीन जितनी भी स्वतंत्रताएं हैं वो सब केवल भारतीय नागरिकों को है, विदेशी इस पर दावा नहीं कर सकते। ठीक है? तो इसमें शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की बातचीत है। अब आप मुझे बताएंगे कि इसका युक्ति युक्त निर्बंधन किस आर्टिकल में होगा? मतलब युक्ति युक्त निर्बंधन का युक्ति युक्त क्या होता है? युक्ति युक्त का अर्थ होता है दोस्तों जहां पर तार्किक, युक्ति युक्त का मतलब होता है तार्किक रूप से। तो जहां पे तार्किक रूप से कोई भी चीज मना की जाए ना तो उसको युक्ति युक्त कहते हैं, कि मतलब वो युक्त है, वो उपयुक्त है। उपयुक्त शब्द सुनते होंगे आप, तो वैसे ही है ये ना। तो युक्ति युक्त निर्बंधन आपके एग्जाम में यही शब्द देता है, इसलिए मैंने आपको लिखा है यहाँ पे युक्ति युक्त शब्द देता है। तो युक्ति युक्त निर्बंधन, इसका जो युक्ति युक्त निर्बंधन होगा वह किस आर्टिकल में होगा? तो वह होगा दोस्तों 19 के, ध्यान रखना है, तीसरे में। 19 के तीसरे में, क्योंकि पहले में तो सारी स्वतंत्रताएं हैं, फिर ए का दूसरे में है, बी का तीसरे में है, सी का चौथे में है, डी का पांचवें में है, लेकिन ई का भी पांचवें में है। पांचवें में 2 है, डी और ई दोनों हैं। आगे हम लोग समझेंगे। ठीक है? ये समझ में आ गया दोस्तों? तो युक्ति युक्त निर्बंधन आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 19 के पहले क्लॉज का सब क्लॉज सी हम समझते हैं। 19 के पहले क्लॉज के सब क्लॉज सी में क्या है? तो दोस्तों इसमें कहा गया कि हर व्यक्ति को जो संगठन है, जो संघ एवं संगठन बनाने की आजादी होगी, यानी कि यूनियन बनाने की आजादी है। यानी हम कोई ग्रुप बनाना चाहते हैं, कोई भी अगर ग्रुप बनाना चाहते हैं, हम भारत के लोग अगर कोई भी ग्रुप बनाना चाहते हैं तो हम बिल्कुल भी बना सकते हैं। हमें किसी के द्वारा भी रोका नहीं जा सकता। चाहे तो जैसे व्हाट्सएप वगैरह ग्रुप तो आप देखते ही हो, वैसे तो ऑनलाइन बहुत सारे बनते ही हैं, लेकिन अगर आप एक्चुअल में वास्तव में कोई ग्रुप बनाना चाहते हो, जैसे एनजीओ वगैरह है, वो भी तो एक प्रकार के ग्रुप है, एक प्रकार के संगठन ही है। तो ऐसा कोई भी ग्रुप आप बनाना चाहते हो, कोई भी संगठन बनाना चाहते हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते हो, तो ये आपको अधिकार कौन सा आर्टिकल देता है? ये देता है दोस्तों 19 के 1 का सी देता है।
और ये कहता है, ये भी है, इसमें युक्ति युक्त निर्बंधन इसमें भी है। ऐसा नहीं कि आप आतंकवादी संगठन बना दो, ऐसा नहीं है। तो आप अगर देश की सुरक्षा के खिलाफ कोई संगठन बनाते हो तो यहां पर भी युक्ति युक्त निर्बंधन है कि नहीं भाई। आप ऐसा नहीं कि कोई सा भी संगठन, जाए तो ऐसा होता तो फिर नक्सलवाद जो है दोस्तों, उन्होंने भी तो कुछ ना कुछ संगठन ही बनाया हुआ है। जो जम्मू कश्मीर में आतंकवादी संगठन है, एक्टिव हैं, फिर वो भी दावा करने लगेंगे और इससे हमारे देश का जो एकता और अखंडता है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। सबसे ज्यादा जरूरी है देश की एकता और अखंडता बनी रहे, संविधान की भावना बनी रहे। और इसलिए क्या करेंगे, हम कहेंगे नहीं भाई, सारे संगठन नहीं जो सही होंगे। और इसीलिए दोस्तों यहां पर भी युक्ति युक्त निर्बंधन लगेगा। तो मैं युक्ति युक्त निर्बंधन का आर्टिकल बताता हूं। तो आप मुझे बताइए युक्ति युक्त निर्बंधन इसका किसमें होगा, 19 का जो 4 होगा, क्योंकि ये सी है तो जो दोस्तों 4 होगा ना, इसमें इससे संबंधित युक्ति युक्त निर्बंधन है। ठीक है, तो इसमें कहा गया कि संघ, संगठन या सहकारी समिति। अच्छा ध्यान रखना है, जो सहकारी समिति है, सहकारी समिति दोस्तों, सहकारी समिति बनाने की जो स्वतंत्रता है यह हमें मतलब 19 के 1 के सी में मिला हुआ है और ये हमारे मूल संविधान में नहीं था, ये बाद में जोड़ा गया है। तो आपसे पूछा जाता है कि 19 के पहले का सी, जब हम डीपीएसपी पढ़ेंगे तो वहां पे ये समझेंगे डिटेल में। अभी केवल आप ये समझ लो कि सहकारी समिति नाम की भी कोई चीज होती है ना, जो कोऑपरेटिव वो होता है, ग्रुप होते हैं, उनके बारे में है ये। तो ये मैं आपको आगे बताऊंगा। जैसे अमूल क्या है, अमूल एक सहकारी ग्रुप है। जैसे दोस्तों इफ्को क्या है, एक सहकारी ग्रुप के रूप में उसकी स्थापना हुई थी, है ना। जैसे आप लिज्जत पापड़ का नाम सुने होंगे, वो भी क्या है, एक सहकारी ग्रुप के रूप में स्थापित हुआ था। मतलब कंपनी है, लिज्जत पापड़ बनाती है। तो कहने का मतलब ये है कि सहकारी एक ग्रुप होता है, एक समितियां होती हैं। और अब ये क्या होता है, कैसे होता है, जब हम डीपीएसपी पढ़ेंगे, राज्य के नीति निदेशक तत्व पढ़ेंगे, तो वहां समझेंगे इसको अच्छे से। फिलहाल आपको ये याद करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आप देखो बहुत बार पूछा गया है, सहकारी समितियां बनाने की स्वतंत्रता हमें किस आर्टिकल के तहत प्राप्त है। तो दोस्तों 19 के पहले के सी में हमें ये प्राप्त है कि हम कोई भी सहकारी समिति बना सकते हैं। और ये कब जोड़ा गया था, तो ये हमारे मूल संविधान में हमें मौलिक अधिकार नहीं था। ये कब जोड़ा गया दोस्तों, 97वां संविधान संशोधन 2011। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार वाला क्वेश्चन है, संशोधन भी और प्रावधान भी। प्रावधान सहकारी समिति किस आर्टिकल में है और संशोधन की कब जोड़ा गया, इंपॉर्टेंट होगा, 5 स्टार वाला क्वेश्चन है, आप इसको भूलेंगे नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसको आप याद कर लेंगे, 97वां संविधान संशोधन 2011 के तहत इसको स्थापित किया गया था। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अच्छा, इसका युक्ति युक्त निर्बंधन मैंने बता दिया ना, ठीक है, 19 के 4 में है। आगे बढ़ते हैं, 19 के पहले के जो डी में है, यानी कि 19 का पहला क्लॉज, सब क्लॉज डी। तो इसमें क्या है, इसमें दोस्तों पूरे भारत के क्षेत्र में कहीं भी निर्बाध रूप से आने जाने की स्वतंत्रता, कहीं भी पूरे भारत में निर्बाध रूप से आने जाने की स्वतंत्रता, मतलब किसी भी नागरिक को भारत में कहीं भी आने जाने से रोका नहीं जा सकता। ये कौन कहता है, 19 के पहले का डी कहता है। ये हमारे पास ये स्वतंत्रता है, आजादी है कि हम पूरे भारत में कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं। अब आप मुझे बताइए इसका युक्ति युक्त निर्बंधन किसमें होगा। तो दोस्तों इसका जो युक्ति युक्त निर्बंधन है, मतलब जो तार्किक निर्बंधन है कि किसी खास कंडीशन में आपको रोका जा सकता है, आपको पूरे भारत में हर जगह पे भ्रमण करने नहीं दिया जाएगा। अगर कोई सेंसिटिव एरिया है, अगर सुरक्षा की दृष्टि से कोई ऐसा पॉइंट है जहां पे सरकार को लगता है कि अगर आप यहां पे जाओगे तो चीजें डिस्टर्ब हो सकती हैं, गड़बड़ हो सकती हैं, तो सरकार आपको रोक सकती है, सरकार इस मामले में। तो ध्यान रखना है कि इसमें भी युक्ति युक्त निर्बंधन है। तो डी है दोस्तों, तो ये होगा 5 में। क्लियर है, 5 में। और ध्यान रखना है डी और ई दोनों है, डी ई ये दोनों ही 5 में है, तो ई वाला भी 5 में ही होगा। डी और ई दोनों का युक्ति युक्त निर्बंधन 5 में ही दिया हुआ है, 19 के 5 में। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 19 के पहले का जो डी है इसमें जो स्वतंत्रता है, और 19 के पहले के जो ई में है उसमें जो स्वतंत्रता है, ये सारे के सारे जो युक्ति युक्त निर्बंधन होंगे वो सब किस में होंगे दोस्तों, 19 के 5वें क्लॉज में। क्लॉज पूछा जाता है। अब ये ना सोचे कि सर ये क्या बता रहे हैं, ये मैं इतना जोर दे करके बता रहा हूं तो जाहिर सी बात है कि ये पूछा जाता है। पीसीएस में तो पूछा जाता है, हाँ, अब कभी कभार एसआई में भी पूछा जा सकता है, और दोस्तों इसके बाद दूसरे एग्जामों में भी पूछा जाएगा। तो आप ध्यान रखना है कि इसको रट लेना है, बिल्कुल बिल्कुल रट लेना है इसको, ठीक है, बहुत टाइम नहीं लगेगा। और अगर आपने एक बार समझ लिया तो ऐसा नहीं कि इसको बार बार याद करना पड़ेगा, एक बार आपने समझ लिया फिर एग्जाम में जाते समय एक बार देख लेंगे, बस सफिशिएंट है, लेकिन एक बार तो आपको समझना पड़ेगा। तो 19 का जो पहले का डी है और ई है, इन दोनों का जो युक्ति युक्त निर्बंधन है वो किसमें है, 5वें में है।
उम्मीद करता हूं ये बात भी आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, अब एक चीज और भी है दोस्तों। अच्छा, ई तो अभी मैंने नहीं बताया, ई के बाद जो एफ होता तो उसको बताते। चलिए अभी ई पर देखते हैं दोस्तों। जो ई है इसमें क्या कहा गया है कि पूरे भारत में कहीं भी आप निवास कर सकते हो या बस सकते हो, है ना, यानी कि या तो स्थायी रूप से या अस्थायी रूप से। अब पूरे भारत, देखो इसके पहले का जो डी था वो क्या कहता था, अब पूरे भारत में कहीं भी घूमो टहलो। लेकिन ई क्या कहता है, ई कहता है कि आप स्थायी रूप से या अस्थायी रूप से कहीं भी निवास कर सकते हो। आपको ये नहीं कहा जाएगा कि नहीं आपको यहां नहीं रुकना है, आपको यहां निवास नहीं करना है। आपको किसी भी पूरे भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता है। अब आप कहेंगे सर जम्मू कश्मीर में तो नहीं था, अब हो गया है। फिर आप कहेंगे कि सर कुछ मामले में अपवाद, जैसे हिमाचल प्रदेश में आप जमीन नहीं ले सकते, और कुछ खास कंडीशन में उत्तराखंड में भी आप जमीन नहीं ले सकते, पहाड़ी क्षेत्रों में। तो अब आप कहोगे कि सर हमें तो ये आज़ादी है, तो इसीलिए युक्ति युक्त निर्बंधन है। युक्ति युक्त निर्बंधन इसीलिए है कि किसी खास कंडीशन में आपको रोका जा सकता है वहां पे बसने के लिए, लेकिन वो जो सरकार निर्धारित करेगी वो सबके लिए होगा, वो सबके लिए होगा। तो ये भी ध्यान रखना आपको, इसका युक्ति युक्त निर्बंधन किसमें होगा, 19 के 5वें में ही है। तो 19 का डी और 19 का ई, ये दोनों जो युक्ति युक्त निर्बंधन होंगे वो 19 के 5वें में ही होंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। 19 के पहले के एफ में क्या है दोस्तों, इसमें संपत्ति का अधिकार था। इसमें क्या था, संपत्ति का अधिकार था कि हर व्यक्ति संपत्ति अधिग्रहण, धारण और निपटारा का अधिकार होगा। मतलब संपत्ति को खरीदने, अपने पास रखने और उसे बेचने का अधिकार था। इसमें क्या था, हर नागरिक को संपत्ति खरीदने, उसको अपने पास रखने और उसको बेचने की आजादी दी गई थी। लेकिन दोस्तों इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा यहां से हटा दिया गया। अब क्यों हटाया गया, ये हम जब आर्टिकल नंबर 31 पढ़ेंगे तो समझेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल ये समझिए कि ये अभी एक्टिव नहीं है, यानी ये निःसरित हो गया है, इसे डिलीट कर दिया गया है, इसे यहां से हटा दिया गया है। तो निःसरित हो गया है, ये हटा दिया गया है यहां से। ये बात समझ आ गया, यानी यहां पे खाली है। आपसे इसके बारे में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा केवल ये कि ये कैसे हटाया गया था। तो ये दोस्तों 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटाया गया था। जनता पार्टी की सरकार थी और उन्होंने यहां से हटा दिया। तो हटा दिया का मतलब सर जी संविधान में ये है ही नहीं है, लेकिन ये मूल अधिकार नहीं है। तो अब क्या है, अब कहां है ये, तो दोस्तों ये जो अब है, ये पहले तो भाग नंबर 3 में आर्टिकल नंबर 19 के पहले क्लॉज के एफ में था, लेकिन अब कहां है, अब दोस्तों ये 300A में है। तो भाग कौन सा होगा, भाग होगा दोस्तों 12, जो 12वां भाग होगा ना, 12वां भाग, इसमें आर्टिकल नंबर 300A के तहत इसको स्थापित किया गया है। और यह भी 44वां संविधान संशोधन द्वारा ही इसको जोड़ा गया था। मतलब एक 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत यहां से डिलीट किया गया और उसी संशोधन से इसको यहां पर स्थापित किया गया। तो कभी भी आपसे पूछे कि यहां से डिलीट किस संशोधन के द्वारा किया गया, तब भी यही होगा। और यहां पर कानूनी अधिकार किस आर्टिकल के, किस संशोधन के तहत बनाया गया, तब भी यही होगा। 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत ही इसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। यानी अभी ये सामान्य आर्टिकल है, पहले ये मूल अधिकार हुआ करता था। तो सर इसमें अंतर क्या हो गया, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, 31 पढ़ेंगे तो समझेंगे। अभी ये फिलहाल क्या है, तो अभी ये फिलहाल दोस्तों कानूनी अधिकार है। कानूनी अधिकार है जो मूल अधिकार से बाहर है और कम प्रभाव रखता है, कानूनी अधिकार है। तो ये दोस्तों मूल अधिकार का प्रभाव तो सबसे ज्यादा है। मूल अधिकार सभी जितने भी आर्टिकल्स हैं उन पर सबसे ज्यादा प्रभाव रखते हैं जो मूल अधिकार हैं। तो मूल अधिकार तो सबसे बड़ा अधिकार होता है, सबसे जरूरी अधिकार होता है, इसीलिए तो उसको मूल कहते हैं, है ना। जैसे कोई पूछा जाए कि भाई आपके घर में सबसे मूल व्यक्ति कौन है, तो मूल का मतलब सबसे खास होता है। तो मूल अधिकार का मतलब ये सबसे खास अधिकार है ये, इसके बाद सारे अधिकार आते हैं। तो दोस्तों ये कानूनी अधिकार है जो मूल अधिकार से कम प्रभाव रखते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। 19 के पहले का जी है दोस्तों, कोई भी पेशा करने या व्यापार करने का अधिकार है। पूरे भारत में कहीं भी आप कोई भी पेशा, कोई भी व्यापार कर सकते हो। और ये कौन सा आर्टिकल हमें अधिकार देता है, 19 के पहले का जी में, 19 के पहले के जी में। और यहां पर युक्ति युक्त निर्बंधन कौन सा होगा, तो हमने जो डी और ई है उसको हमने 5 बताया था, तो यहां पे दोस्तों हो जाएगा 19 का 6, 19 का 6। और कुल मिलाकर के 19 में कुल 6 क्लॉज हैं, 6 क्लॉज हैं। 19 का पहला क्लॉज जिसमें अधिकार हैं, फिर 19 का दूसरा क्लॉज, तीसरा क्लॉज, चौथा क्लॉज, 5वां क्लॉज और छठा क्लॉज। जो छठा क्लॉज होगा
छठा क्लॉज होगा इसमें दोस्तों, इसके बारे में युक्त निर्बंधन है कि किसी खास पेशे को करने से आपको रोका जा सकता है, कोई खास काम करने से आपको रोका जा सकता है। अब आप सोचो कि चलो यार हम पेट्रोल बोतल में भर भर करके और सड़क पर बेचते हैं तो दिक्कत हो जाएगी ऐसे, है ना, क्योंकि सुरक्षा खतरा वाला मामला हो जाएगा। फिर आप सोचो कि चलो यार हम मतलब दवा खरीद के लाते हैं और जैसे यहीं पर दवा बेचते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, तो सरकार कहेगी कि नहीं भाई, अगर आपको कुछ खास पेशा करना है तो उसके लिए या तो सरकार ने लाइसेंस निर्धारित किया है और या तो डिग्री निर्धारित किया है कि आपके पास ये डिग्री होनी चाहिए। बात समझ में आ रहा है? तो आप हर काम नहीं कर सकते। हाँ, बाकी जो लिस्टेड काम है उनको छोड़ करके सरकार ने उसको लिस्ट बना रखा है कि ये काम सरकार की परमिशन के बाद करोगे। उन कामों को छोड़ करके बाकी काम आप जितने भी भारत में हैं वो सब के सब आप करो, आपको पूरी आजादी है, आप कोई भी व्यापार पेशा करो। और इसके लिए युक्त निर्बंधन किसमें है? तो ध्यान रखना, आपसे युक्त निर्बंधन नहीं पूछता, मतलब इसके अंदर में क्या क्या है वो नहीं पूछा जाएगा। आपसे जो पूछा जाएगा वो ये कि इसका युक्त निर्बंधन किसमें है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर है? तो 19 दोस्तों, ये पूरा का पूरा। अब दिक्कत कहां पे आती है? दिक्कत ये आती है कि सर ये सब तो ठीक है, लेकिन 19 का ABCD जो आपने बताया था, जो हमें स्वतंत्रताएं हैं कुल 7 हैं गिनने में, जी तक गिनेंगे तो 7 दिखाई देंगे, लेकिन एक संपत्ति का अधिकार डिलीट हो गया है तो अभी 6 बचे हैं। 19 में कुल 6 स्वतंत्रता है 19 के पहले क्लॉज में। तो सर ये याद कैसे होगा? सीक्वेंस से। तो दोस्तों आप पहला दूसरा तीसरा करके ही उसको याद करें, लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व करें तो उस पर आपको पता होना चाहिए। आप पहला दूसरा तीसरा करके याद कर लो उसे। तो दोस्तों सबसे पहले आप इसको किसी भी तरीके से आप ट्रिक बना के 2-4 बार गहराई से सोचोगे ना तो याद हो जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति याद कर लो आप कि कोई व्यक्ति है वह जा करके बोलता है, कोई प्रभावशाली व्यक्ति, जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हो महात्मा गांधी का, कि जैसे महात्मा गांधी हैं और वो भैया घर से बाहर मतलब पढ़ लिख करके आए थे, लंदन से आए थे यहाँ मतलब यहाँ पे, और उसके बाद वो साउथ अफ्रीका गए, फिर आए थे। जब इंडिया में उन्होंने आंदोलन करना स्टार्ट किया तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया होगा, जा करके वहां पे वो बोलना स्टार्ट किए लोगों के बीच में। तो सबसे पहले बोलना स्टार्ट किए, तो पहला क्या हो जाएगा? बोलने की आजादी। पहले नंबर पे क्या आ जाएगा? बोलने की आजादी। तो बोलना उन्होंने स्टार्ट किया। बोलने के बाद क्या किया? लोग उनकी बात से प्रभावित हुए, और जब प्रभावित हुए तो गांधी जी के पास आ गए, और जब गांधी जी के पास आ गए तो उन्हीं लोगों से मिलकर के उन्होंने क्या किया? उन्हीं लोगों से मिलकर के उन्होंने कुछ संगठन बना दिए, है ना। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, जब लोग आएंगे, सबसे पहले बोलना स्टार्ट किए तो लोग इकट्ठा हो गए। जब इकट्ठा होंगे सुनने के लिए तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे सम्मेलन कर रहे हैं। सबसे पहले बोल रहे हैं, अकेले ही बोल रहे हैं, ऐसे मतलब भीड़ में जाके बोल रहे हैं। जब लोग इकट्ठा हो गए तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं? अब सम्मेलन कर रहे हैं। सम्मेलन, तो सम्मेलन कर रहे हैं। और जब लोग उनकी बात से प्रभावित हुए तो अब जुड़ करके लोग, जैसे साबरमती आश्रम है या दूसरी संगठन है, कुछ ग्रुप बनाने लगे महात्मा गांधी को लेकर के। तो अब क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पे तीसरे नंबर पे आप याद कर सकते हैं, संगठन बनाना या ग्रुप बनाना। संगठन बनाना हो गया। अब गांधी जी रोज अपने संगठन में जाते हैं, सबको भाषणबाजी देते हैं। अब लोग तैयार हो गए, एकदम पक गए हैं देश की बाकी जो आजादी की बात है उसकी बागडोर संभालने के लिए, और मतलब अपने आप को एक तरीके से प्रूव करने की बात आ गई। तो महात्मा गांधी जी ने कहा कि जाओ, अब आप लोग तैयार हो चुके हो, इस विचार को पूरे देश में फैलाओ, पूरे भारत में जाकर के कोने कोने में जाकर के इसको फैलाओ। तो लोग निकल पड़े भारत में घूमने के लिए। तो अब जब भारत में गए हैं तो इसका मतलब क्या है? लोग देश के कोने कोने में जाएंगे, हर जगह पे गांधी जी के विचारों को फैलाएंगे। तो अब चौथे नंबर पे आप क्या याद कर सकते हो दोस्तों? घूमने की आजादी। कहीं भी घूमने की आजादी, जाने की आजादी, आने जाने की आजादी आप लिख सकते हो, आने जाने की आजादी। ठीक है, आने जाने की आजादी आप लिख सकते हो, आने जाने की आजादी। क्लियर है? अब जब लोग वहां पर जाएंगे, आने जाने, कहीं भी आ जा रहे हैं, तो दोस्तों ऐसा तो है नहीं कि कहीं भी आ जाएंगे बस चलते ही रहेंगे। भाई जाने के बाद कहीं भी ठहरेंगे, अपना कोई होटल्स वगैरह लेंगे रूम पर किराए पर, और उसके बाद अच्छा लगेगा तो वहीं पर अपना एक और कुटिया बना लेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि वो अस्थायी या स्थायी निवास करेंगे। तो दोस्तों अब 5वें नंबर पे क्या होगा? स्थायी निवास हो जाएगा या अस्थायी निवास हो जाएगा। अस्थायी, स्थायी या अस्थायी निवास हो जाएगा। अस्थायी निवास मैंने पहले ये लिख दिया, आप इसको आगे पीछे कर लेंगे। अस्थायी निवास हो गया। क्लियर है? यहां तक बात समझ आ गई? अब संपत्ति का अधिकार था। इसके बाद लोग जब वहां पर इकट्ठा हो जाएंगे, वहां पर रहने लगेंगे, तो अब दोस्तों धीरे धीरे चंदा बंदा इकट्ठा करेंगे और उसके बाद वहीं पर अपना काम स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। तो पहले जो चंदा इकट्ठा करके दोस्तों कोई दुकान या कुछ भी ऐसा डालेंगे तो संपत्ति का अधिकार कह लो आप। और जब संपत्ति इकट्ठा हो जाएगी तो अब अपना दुकान चलाएंगे या अब दूसरे काम करेंगे। तो
तो इसका मतलब यह है कि अब वो अपना व्यापार या काम धाम या अपने स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर के कोई काम करना स्टार्ट किए हैं। तो अब क्या हो जाएगा, छठे नंबर पे तो हो जाएगा संपत्ति का अधिकार, जो कि नहीं है, और सातवें नंबर पे मतलब यहाँ पे अभी ये डिलीट हो गया है, और सातवें नंबर पे आप क्या रख सकते हो कि कुछ भी अपना काम करने का जो बात है। ठीक है, अब देखिए एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो गांधी जी के बारे में आप एक ही विचार, ऐसा नहीं है कि कई सारी चीजें आप सोचें, नहीं तो फिर गड्ढम गड्ढ हो जाएगा। कोई भी एक चीज आप दिमाग में सोच लो और उसी चीज को 4 बार 6 बार बिल्कुल आंख बंद करके इमेजिन करोगे, हमेशा के लिए दिमाग में फिट हो जाएगा। गांधी जी हैं भैया, वो आए हैं, अब वो सबसे पहले क्या कर रहे हैं, उन्हें कोई नहीं जानता, तो वो सबसे पहले बोलना स्टार्ट किए, तो बोलने की आजादी, लोग उनकी बातें सुन करके अरे यार क्या बोलते हैं, बढ़िया बोलते हैं, लोग उनके पास आ गए। अब पास आ गए तो उसको क्या कहेंगे, सम्मेलन की आजादी, तो सम्मेलन कर रहे हैं शांतिपूर्वक। जब लोग उनकी बातों से प्रभावित हुए तो अरे यार मतलब कितना बढ़िया बोलते हैं ये, हम इनके साथ जुड़ेंगे, तो लोग उनके साथ जुड़ने लगे कि यार ये कौन है, इतना महापुरुष, इतना बढ़िया बोलते हैं, लोग उनके पास इकट्ठा हो गए। तो अब क्या बन गया, ग्रुप बन गया, तो ग्रुप बनाने की आजादी, संगठन बनाने की आजादी। फिर जब वो ग्रुप वगैरह बना लिए, गांधी जी ने सारा ज्ञान दे दिया, तो अब वो पूरे भारत में घूमने चले गए। गांधी जी कह रहे हैं जाओ मेरे विचारों को फैलाओ, तो भारत में कहीं भी आने जाने की आजादी। जब जाएंगे तो वहां पर रुकेंगे, निवास करेंगे, तो निवास करने की आजादी। जब एक बार निवास करके रहने लगेंगे तो अब वहीं पर संपत्ति इकट्ठा करेंगे, क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन को आगे भी बढ़ाना है, बिना पैसे का कैसे होगा, लोगों से चंदा ले रहे हैं, तो संपत्ति का अधिकार याद कर सकते हो आप। और इसके बाद फिर अपना काम धाम, जो भी उनका काम है वो काम धाम वहीं पर स्टार्ट करेंगे। गांधी जी के जो विचारों को आगे बढ़ाना है, तो वही समझ लो आप व्यापार है उनका, वही उनकी आजीविका समझ लो आप। तो इस तरीके से आप जोड़ करके इसको 4 बार 6 बार याद करोगे, फिर आपको कंफ्यूजिंग नहीं होगा, बशर्ते आप कहानी बिल्कुल अच्छे से आत्मसात कर लें। और फिर अब यहां पर आप ABCD लिख सकते हैं, ABCDE F में डिलीट हो गया है, और G। ठीक है, और कहीं कहीं पर दोस्तों क ख ग घ हिंदी में देगा तो क ख ग घ करके देगा, ये तो आपको पता ही होगा, घ अंग च और छ। ठीक है, तो इस तरीके से दे सकता है, ये आसानी से आप बिल्कुल याद कर सकते हैं। क्लियर है? तो 19 में किसी को कोई डाउट तो नहीं है? 19 में किसी को कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है, जैसे 19 के पहले में एक बार फटाफट रिवीजन करते हैं। 19 के पहले में 6 स्वतंत्रताएं, पहले 7 थी, एक डिलीट हो गया है। 19 के दूसरे में पहले का युक्त युक्त निर्बंधन है, फिर तीसरा है ऐसे ही चौथा है, ऐसे ही पांचवा है, ऐसे ही छठा है, तो कुल 6 क्लॉज है। और पहले क्लॉज में 6 सब क्लॉज हैं, पहले 7 ही कहोगे आप, 7 सब क्लॉज हैं, एक डिलीट हो गया है और 6 हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों आता है 20 नंबर का, जो 20 नंबर, अच्छा एक चीज और भी है, हाँ यहां पे एक चीज और बताना था, और वो ये बताना था दोस्तों ना, दोस्तों यहां पे आपको ये समझना है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दायरा काफी व्यापक है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दायरा काफी व्यापक है। व्यापक का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने तरह तरह से इसमें इसका विस्तार करके अलग अलग केसों में कि भाई ये भी अभिव्यक्ति की आजादी है, ये भी अभिव्यक्ति की आजादी है, इसका दायरा काफी बढ़ा दिया। एक तो दोस्तों ध्यान रखेंगे प्रेस की स्वतंत्रता, तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सर जी ने बता दिया है, और 5 स्टार है, ये तो आपको भूलना ही नहीं है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है इंटरनेट प्राप्त करना। क्या प्राप्त करना? इंटरनेट। अरे भाई इंटरनेट प्राप्त करना, इंटरनेट प्राप्त करना। अब देखिए दोस्तों, इंटरनेट प्राप्त करना ना आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन ये बनते हैं, है ना, 2-3 क्वेश्चन ये बनेंगे और बनते हैं। यहाँ पे इंटरनेट प्राप्त करना आपको ध्यान से समझना है। एक तो ये पूछा जाता है कि इंटरनेट प्राप्त करना किस आर्टिकल के अधीन एक स्वतंत्रता है। अब इंटरनेट प्राप्त करना आपको 2 आर्टिकल के तहत स्वतंत्रता है। 19 के पहले के ए में भी है, और दोस्तों 21 में भी है। आर्टिकल नंबर 19 के पहले के ए में भी है और आर्टिकल नंबर 21 में भी है। इन दोनों में ही इंटरनेट प्राप्त करना एक मौलिक अधिकार है। सर कई बार तो हमने ये देखा है कि क्वेश्चन में दोनों ही ऑप्शन होते हैं। अगर दोनों ऑप्शन हैं तो आप दोस्तों 19 ही मानोगे। सर 19 क्यों मानेंगे? मैं आपको एक केस बताता हूं, ये केस भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपको ये पता होगा कि भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर का जो विशेष राज्य का दर्जा था, जब उसको छीना, 2019 की बात है, जम्मू कश्मीर पहले एक राज्य हुआ करता था, हम सबको पता है, और भारत सरकार ने उस राज्य को कुछ विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। अनुच्छेद 370 के तहत उसे विशेष राज्य का दर्जा था, और उस विशेष राज्य के दर्जे को छीन लिया, है ना। उसको कुछ विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, वह राज्य बाकी लोगों से विशेष था,
अलग था। तो किस अनुच्छेद में? आर्टिकल नंबर 370 के तहत। लेकिन सरकार ने इस आर्टिकल के जो उसको विशेष अधिकार देते थे उस प्रावधानों को समाप्त कर दिया, हटा दिया। हम सबको पता है जब दोस्तों ये काम किया गया भारत सरकार के द्वारा, तो वहां पर जो जम्मू कश्मीर के लोग थे, कई सारे लोगों ने, कई सारे जो मतलब विरोधी थे, भारत सरकार के विरोधी थे, या भारत के व्यवहार के साथ उनका व्यवहार मैच नहीं कर रहा था, वो भारत से मतलब विशेष राज्य की मांग को कंटिन्यू रखने की बात कर रहे थे, तो उन्होंने क्या किया? आंदोलन करना शुरू कर दिया, सरकार के खिलाफ आंदोलन करना शुरू कर दिया। और जब सरकार के खिलाफ आंदोलन करना शुरू कर दिया तो सरकार ने वहां पे इंटरनेट कनेक्शन काट दिया, यानी पूरे जम्मू कश्मीर में दोस्तों इंटरनेट प्रतिबंधित कर दिया कि इंटरनेट कुछ दिनों तक नहीं चलेगा। इंटरनेट से क्या होगा? लोग जल्दी से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। जो बहुत तरह के वीडियो होते हैं सोशल मीडिया पर, आप देखो ना, जब भी कुछ ऐसा होता है ना तो वास्तविकता से ज्यादा अफवाह फैलता है और जो लोगों को उग्र करता है। तो कभी भी सोशल मीडिया पर कोई वीडियो, फोटो ये सब देख करके तुरंत उग्र नहीं होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि जो अलगाववाद होते हैं या जो इस उग्रवाद से जिनको फायदा होता है वो क्या करते हैं, चाहे वो सरकार के विरोधी हो चाहे पक्षधर हो, जिनको इन सब चीजों से फायदा होता है, राजनीतिक फायदा होता है, वो जानबूझ करके इन सब चीजों को बढ़ाते हैं ताकि लोग उग्र हों। और जब लोग उग्र होंगे तो उनसे उनका मंतव्य जो होगा वो सधेगा, तो आम जनता क्या है वो तुरंत उग्र हो जाती है। सरकार ने क्या किया? इंटरनेट कनेक्शन काट दिया कि लोग जो वीडियो वगैरह पुराने पुराने वीडियो निकाल निकाल करके लोगों को शेयर कर रहे थे कि देखो भाई जम्मू कश्मीर में ये हाल है, ये है, वो है। सरकार ने इंटरनेट कनेक्शन काट दिया। जब इंटरनेट कनेक्शन काट दिया तो अब यहां पर आप ध्यान रखना है कि एक केस हुआ, एक महिला थी अनुराधा भसीन, भारत सरकार के खिलाफ उन्होंने केस कर दिया सुप्रीम कोर्ट में कि भाई हमें इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, और इंटरनेट कनेक्शन किस आधार पे बंद किया गया। तो ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नाम आप लिख लेंगे, केस का नाम अनुराधा भसीन, अनुराधा भसीन बनाम वर्सेज भारत सरकार। तो इन्होंने भारत सरकार के खिलाफ केस कर दिया, भारत सरकार के खिलाफ क्या कर दिया? केस कर दिया। कहां पे? सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा कि हम सबको इंटरनेट प्राप्त करना एक मौलिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कैसे? उन्होंने कहा हमें वाक यानी कि बोलने और अभिव्यक्ति यानी कि एक्सप्रेशन, कुछ भी एक्सप्रेस करने की पूरी आजादी है, हमें बोलने की आजादी है, हमें कुछ भी एक्सप्रेस करने की आजादी है। और जब इंटरनेट ही नहीं होगा तो हम अपनी बातों को अच्छे से नहीं बोल पा रहे हैं, हमें बोलने में डिस्टर्ब है, और जब बोलने में डिस्टर्ब है तो इसका मतलब यह है कि हमारी यह स्वतंत्रता बाधित हो रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ भाई आपकी बात बिल्कुल सही है, और सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों यहां पे ध्यान रखना है, सुप्रीम कोर्ट ने अनुराधा भसीन की बात को सही माना था। और इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया दोस्तों? जो इंटरनेट प्राप्त करना है वह मौलिक अधिकार बताया कि भाई सबका मौलिक अधिकार है, और वाक एवं अभिव्यक्ति के तहत यानी 19 के पहले के ए के तहत सबका मौलिक अधिकार है इंटरनेट प्राप्त करना। ये किसने कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट के आगे तो फिर भाई सब डाउन है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, तो ये पूछा जाता है कि किस केस में कहा था? अनुराधा भसीन केस में कहा था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। और दूसरी बात दोस्तों, इसके पहले भी ठीक 1 साल पहले, मतलब 2020 में, 19 का ये बात था, 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा रिपोर्ट वो कहा था, जजमेंट दिया था। लेकिन उसके पहले 2019 में जो केरल हाई कोर्ट था, केरल हाई कोर्ट, जो केरल हाई कोर्ट था दोस्तों, उसने भी इंटरनेट, दूसरे केस की बात हो रही है, तो केरल हाई कोर्ट ने किसी दूसरे केस में इंटरनेट प्राप्त करना मौलिक अधिकार बताया था, लेकिन उसने 21 के तहत बताया था। किसने? केरल के हाई कोर्ट ने। और इसीलिए जब आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि इंटरनेट प्राप्त करना किस आर्टिकल के तहत एक मौलिक अधिकार है, तो आप 19(1) का ए भी बता सकते हैं और 21 भी बता सकते हैं। जब सर अगर दोनों आ जाएगा तो हमें क्या करना है? जब दोनों आएगा तो आप हमेशा ध्यान रखना है कि सुप्रीम कोर्ट, केरल हाई कोर्ट से बड़ा कौन है? सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट बताएंगे तो दोस्तों ये वाक एवं अभिव्यक्ति के तहत ही आएगा। क्लियर है? अच्छा सर एक बात बताइए, यहाँ पे और कोई अधिकार है क्या? तो बहुत तरह के अधिकार है दोस्तों, ये आपको क्लियर हो गया ना। अब देखिए, बोलने की आजादी का मतलब केवल बोलना नहीं है। अगर कोई चुप रहना चाहता है, कुछ नहीं बोलना चाहता, तो चुप रहना भी आपका मौलिक अधिकार है इसी के तहत। तो यहाँ पे बोलने की आजादी का मतलब केवल बोलना नहीं है, चुप रहना भी। तो दोस्तों ये लिस्ट बहुत लंबी है और यहाँ पे मैंने बना दिया है, ठीक है।
और ये आप याद कर लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णय के अनुसार वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत निम्नलिखित स्वतंत्रताएं भी आती हैं, जैसे कि प्रेस की स्वतंत्रता बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। व्यावसायिक विज्ञापन की स्वतंत्रता, अगर आप कोई व्यवसाय करते हैं और उसका विज्ञापन देना चाहते हैं तो वो भी आपकी एक स्वतंत्रता है। फोन टैपिंग के विरुद्ध, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फोन टैपिंग के विरुद्ध। और दोस्तों ये यूपी पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार भी आपका एक मौलिक अधिकार है और इसी के तहत है, ठीक है। चुप रहने का अधिकार, चुप रहने का अधिकार भी है। राष्ट्रीय ध्वजा जो है, जो झंडा है, ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज, इसको दोस्तों फहराने का अधिकार भी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब आप एक्सप्रेस कर रहे हैं, आप अपनी खुशियों को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो आपको कोई रोक नहीं सकता, ये आपका अभिव्यक्ति की आजादी है, ठीक है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के पूर्व वृत्त जानने, वृत्त मतलब उनके काम वगैरह को, उनके ऊपर क्या केस है, ये सब जानने का भी आपका पूरा का पूरा ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इंटरनेट तक पहुंच का अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका केस भी पूछा जा सकता है। अनुराधा भसीन बनाम भारत सरकार, 2019 का केस, 2020 में जजमेंट दिया और इंटरनेट प्राप्त करना इसी के तहत मौलिक अधिकार बताया गया। सरकारी गतिविधियों की जानकारी का अधिकार, जो सूचना का अधिकार है दोस्तों, सूचना का अधिकार, सरकारी गतिविधियों की जानकारी का अधिकार, ये भी इसी के तहत आता है, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूं यह क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि यह थोड़ा सा दोस्तों समझाने वाला कॉन्सेप्चुअल क्लास था और इसलिए इसमें थोड़ा सा समय लगा, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आपने अगर क्लास ध्यान से देखा होगा तो 19 का आर्टिकल, जिसमें इसमें इतने सारे प्रावधान है, आप ये मत देखो कि बस 19 आपने समझा, 19 के भीतर इतने क्लॉज सब क्लॉज हैं, सब कुछ आपने समझा। तो उम्मीद करता हूं ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आज के बाद आर्टिकल नंबर 19 के तहत जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सब के सब आप कर लेंगे, आपसे गलती नहीं होंगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।